कुकू के पापा, मैं और कुकू नदी पे पानी पीने जा रहे हैं। आप जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर चला जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ कुकू, मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी जब मैं छोटी थी। वो सामने जो दरख्त है ना, मैं उसी दरख्त पर बैठ के अपनी मम्मा के साथ खेला करती थी। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपसे प्यार करती थी? बहुत बहुत, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे थोड़ा कम। मैं अपने कुक्कू से ज्यादा प्यार करती हूँ। जैसे आप नदी पे आके मुझसे सवाल करते हो, ऐसे ही मैं भी सवाल किया करती थी। वो माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे, एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों से उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ करे, वो रोने लग जाती है। ओ मेरे कुकू को कोई बचाए, वो जालिम चील मेरे कुकू को उठा के ले गई है। कुकू कुकू के पापा, वो जालिम चील हमारे कुकू को उठा के ले गई। वो मार देगी हमारे कुकू को। क्या ये क्या हो गया? मैं बचा लूंगा अपने बेटे को। वो हमारे कुकू को नहीं मारेगी, क्योंकि मेरे अब्बू जी कहते थे कि चीलें अपना शिकार रात को खाती हैं। अब हम क्या करें, वो चील तो बहुत ताकतवर है। चलो हम दूसरे परिंदों के पास चलते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप घबराएं नहीं, हम सब मिलकर किसी न किसी तरह अपने कुकू को उस चील से बचा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास जाते हैं, वही कोई ना कोई हल बताएंगे। मुझे पता है कालू कव्वा और गोरी कव्वी जरूर कुछ करेंगे। वो सब फिर से उठते हैं और कालू कव्वा और गोरी कव्वी के घर जाते हैं। कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। कोई मेरे कुकू को बचाओ, वो चील खा जाएगी मेरा बेटा। क्या कुकू को कोई चील उठा कर ले गई है? हाँ कालू, वो मेरा बच्चा उठा के ले गई है। आज उसने मेरा उठाया है, कल किसी और का उठा सकती है। वो चील बड़ी जरूर है, पर हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तुम सब चलो मेरे साथ, मैं उस बूढ़ी चील की चोटी पकड़ती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी, वो चील है, कोई कालू कव्वा नहीं जो तुमसे डर जाएगा। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी दोनों चील के पास चले जाते हैं और चील उस बच्चे को खाने का सोच रही होती है। आज तो बहुत नरम गजा खाने को मिली है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको खाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसकी आंखें खाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरी मम्मा रो रही होगी। मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा? हाँ हाँ हाँ। पागल, मिलेगा क्या, पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील जी रुकें, आप इस छोटे बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद ना खराब करें। मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ, आप मेरी बीवी को खा लें। क्यों काले कव्वे, तुम अपनी बीवी को क्यों खिलाना चाहते हो? मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जुबान चलाती है मेरे सामने, और इस छोटे बच्चे को खा के आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप रुकें, मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो ये चिड़िया का बच्चा मेरे पास ही रहेगा, तुम जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। कव्वा वहाँ से चला जाता है। जल्दी चलो गोरी कव्वी, मैंने चील का ध्यान भटका दिया है। फिर काला कव्वा गोरी कव्वी को लेकर चील के पास जाता है।
वाह वाह, ये तो बहुत ही मोटी कव्वी है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अपने गंदे से बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तो चील बहन का खाना बनने वाली हूँ। अच्छा कवि, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मुझे मेरी चील बहन ही खा ले। फिर कालू कौवा कुकू को वहाँ से लेकर चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी। अच्छा गोरी कवि, तुम ही बता दो तुम्हें कहाँ से खाऊं। फिर कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे चील जी, इसको खाने से तो आप काली हो जाएंगी। जितनी ये बाहर से काली है, अंदर से भी उतनी ही काली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें खा लूं मोटे कबूतर। चल भाग यहाँ से मोटे कबूतर, मुझे अपनी चील बहन का खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कबूतर कहता है, मेरी बीवी बहुत मोटी ताजी है। वो इस कव्वी की तरह काली भी नहीं है, उसका रंग भी सफेद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप इन दोनों में से किसको खाएंगी। फिर रात हो जाती है। चील कहती है, कबूतर तुमने मुझे कंफ्यूजन में ही डाल दिया है। जाओ ले आओ अपनी बीवी को, मैं भी देखूं कितनी मोटी ताजी है तुम्हारी बीवी। फिर कबूतर वहाँ से फौरन जाता है और अपनी बीवी लूसी को साथ ले आता है। लूसी को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में बहुत मोटी ताजी है और इसका तो रंग भी सफेद है। फिर काली कव्वी कहती, चील जी आप मुझे नहीं खाएंगी। ना ना, हो सकता है तुम्हें खाने से मैं सच में काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी वहाँ से जाकर छुप जाते हैं। फिर लूसी चील को कहती है, मुझे अभी ना खाना, पहले चांद को निकल जाने दें, क्योंकि एक बार मेरे पेट में कांटा चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे खाएं और कांटा आपको चुभ जाए। जहाँ इतना इंतजार किया उधर थोड़ा सा और कर लेती। और चील कहती है, ठीक है, जब तक चांद नहीं निकल आता मैं सो लेती हूँ थोड़ा। और फिर चील गहरी नींद सो जाती है। उसके बाद सारे परिंदे आते हैं, चील का घोंसला उठाकर पानी में गिरा देते हैं और चील वहीं डूब के मर जाती है। और सब परिंदे मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सब ने मिलकर काम किया होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को बचा लिया था और चील अपने लालच की वजह से अपना नतीजा भुगत रही थी। उसके बाद सब परिंदे मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। हरिपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक बहुत ही बूढ़ी दादी और उसका एक पागल पोता महेश रहता था। उस औरत का छोटा पोता मोहन अपनी फैमिली के साथ शहर में रहता था। इतनी बड़ी हवेली में एक शांता नाम की औरत अकेली ही काम करती थी। एक दिन दादी को शांता के चीखने की आवाज आती है, दादी दादी बचाओ मुझे बचाओ। ये सुनकर बूढ़ी दादी जल्दी से भागकर सीढ़ियां चढ़ती है। तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। बूढ़ी औरत की चीख की आवाज सुनकर शांता वहां भागती हुई आती है। दादी दादी ये क्या हुआ आपको? ये आप कैसे गिर गई? शांता जल्दी से दादी को उसके कमरे में लेके जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आके देखता है तो पता लगता है कि दादी को काफी गहरी चोट आई है। देखिए, आपको बहुत गहरी चोट लगी है और इसलिए आपको दवाई के साथ थोड़ा आराम भी करना होगा। ऐ खुदा, बैठे बैठे क्या मुसीबत लग गई मुझको। आखिर आप सीढ़ियों से गिरी तो कैसे गिरी? अरे मुझे तो ऊपर से तेरे चीखने की आवाज आई। लगता है जानबूझकर ही मुझे नीचे गिराने के लिए उसने ऐसा किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए दादी, ये आजकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए आप ऊपर न जाना। दादी बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहुत बोर हो रही थी। तभी अचानक शहर से उसके छोटे बेटे का फोन आ जाता है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? अभी रीना और बच्चों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, ओके? नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मत आओ, यहाँ शांता है ना मेरा ध्यान रखने के लिए।
मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगा। मैं कल आ रहा हूँ बस। मोहन की बात सुनकर तो दादी और परेशान हो जाती है, जैसे वो चाहती ही ना हो कि मोहन वहाँ आए। अरे दादी, आपने ये क्या कर दिया? आपको ये बात मोहन को नहीं बतानी थी। अब देखो, वो कल अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। अब आप उसे ऊपर जाने से कैसे रुकेंगी? अब मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया। अब आने दे उसे। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी वो 1-2 दिन में चला जाएगा। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है। वैसे भी उसका काम धंधा भी तो है ना। अगली सुबह मोहन हरिपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों में वो दादी के पास पहुंच जाते हैं। बच्चे तो इतनी बड़ी हवेली देखकर खेलने निकल जाते हैं। मोहन और रीना दादी से मिलने जाते हैं कि तभी महेश वहां जाके उनके सामने खड़ा हो जाता है। देखो मेरी शादी है और मेहमान भी आने लगे हैं। तुम लोग मेरी दुल्हन से मिलके जरूर आना। वो वो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। हाँ ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ। तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है ना। चलो जाओ अंदर। चलो जाओ यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो। शांता की बात सुनकर महेश नाराज होकर अंदर चला जाता है। मनोज और रीमा को महेश की हालत देखकर झटका सा लगता है। ये महेश भैया को क्या हुआ है? जब यहाँ मैं कुछ साल पहले आया था तो वो सब ठीक थे, और ये क्या शादी शादी दुल्हन दुल्हन बोले जा रहे हैं। फिर मनोज अंदर जाता है और दादी से मिलता है। उसके बाद वो महेश की हालत के बारे में दादी से पूछता है। बेटा, अब मैं क्या बताऊं। एक दिन महेश छत पे खड़ा किसी की बारात जाते देख रहा था, तो अचानक जाने कैसे उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके सर में इतनी गहरी चोट लगी कि वो पागल ही हो गया। बस तभी से शादी और दुल्हन जैसी बातें करने लगा है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है महेश भैया के साथ, लेकिन हम अगर उनका शहर से अच्छा इलाज करवाएंगे तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। इस तरह बातें करते करते काफी रात हो जाती है और फिर सबको नींद आने लगती है। शांता वहाँ आती है और उनको सोने को कहती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऊपर वाले अपने फेवरेट कमरे में ही सोऊंगा। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे। वो ऊपर अभी सफाई हुई नहीं है ना, इसलिए। मनोज दादी की बात मान जाता है और नीचे के कमरे में ही सो जाता है। बच्चे भी उनके साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में होते हैं, रात के करीब 12 बज रहे होते हैं, तभी अचानक रिंकू को किसी के रोने की आवाज आती है। रिंकू इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। के बाद वो आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। आवाज ऊपर से आ रही होती है। इसके ऊपर जरूर कोई दूसरा कमरा है जिसमें कोई रो रहा है। रिंकू ऊपर देख ही रहा होता है कि अचानक छत में चुड़ैल का हाथ निकलकर बाहर आ जाता है। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता रिंकू की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। रिंकू की तो डर के मारे हालत बुरी हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चिल्लाकर टीना को उठाता है और उसे वो चुड़ैल का हाथ दिखाता है, पर तब तक वो हाथ गायब हो चुका होता है। टीना को लग रहा होता है कि रिंकू उसे डराने के लिए सब कुछ कर रहा है, इसलिए उसकी बात को वो झूठ समझती है और वापस सो जाती है। रिंकू भी डर कर सो जाता है और अगली सुबह उस बात को डरावना ख्वाब समझकर भूल जाता है। अगली रात फिर रिंकू के साथ वही होता है। फिर से वो हाथ छत से निकलकर बाहर आ जाता है और रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। टीना, टीना उठो, टीना उठो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रिंकू डर के मारे पीछे चलता रहता है। उसका पैर वहाँ पड़े कंचों पर पड़ता है और वो बड़ी बुरी तरह फिसलता है। रिंकू का सर फर्स्ट पे लगने ही वाला था कि उस चुड़ैल का हाथ रिंकू को पकड़ लेता है और रिंकू को चोट से बचा लेता है। उसके बाद वो हाथ दोबारा रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसने तो मुझे चोट लगने से बचाया है, मतलब ये किसी अच्छी चुड़ैल का हाथ है जो शायद मुझे मारना नहीं चाहती, बल्कि मेरी मदद जरूर चाहती है। रिंकू को डर तो लगता है, मगर वो उस चुड़ैल के हाथ को पकड़ लेता है और चुड़ैल उसे ऊपर खींच लेती है। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा होता है और उसके सामने एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल को देखकर रिंकू की हालत बुरी हो जाती है। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल है, ये मुझे मार डालेगी। और ये मैं कहाँ आ गया? ये किसका कमरा है? और तुमने मुझे ऊपर खींचा है ना? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं,
कभी नहीं। अब तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आजाद? पर कैसे? और तुम्हें यहाँ कैद किसने किया? उस बुढ़िया ने जिसका पैर मैंने तोड़ दिया। वो तो मेरी परदादी है, और वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करेंगी? वो तो बहुत अच्छी है। अच्छी? और वो उसकी वजह से आज ये मेरी हालत है, वरना मैं आज महेश के साथ खुश रह रही होती। चुड़ैल की बात रिंकू को जरा भी समझ में नहीं आती। वो तो बस बाहर जाने की जिद करता रहता है, पर चुड़ैल उसे कहीं भी बाहर न जाने देती। अब अगले दिन सब रिंकू को ढूंढने लगते हैं, पर रिंकू का तो कुछ पता ही नहीं चलता। दादी और शांता अच्छे से समझ जाते हैं कि ये उस चुड़ैल का काम है, पर अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो सबको क्या बोले और रिंकू को कैसे बचाएं। अब बस एक ही जगह ढूंढने के लिए बचती है, और वो होती है ऊपर वाला कमरा। मनोज ऊपर जाने लगता है तो शांता उसे रोक देती है और बहाने लगाने लगती है। आखिर तुम लोग मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते? ऊपर जाने में दिक्कत ही क्या है? मेरा बच्चा खोया है, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मुझे रिंकू को जाके ढूंढना होगा। फिर मनोज जिद करके ऊपर चला जाता है, और उसे शांता अब दरवाजा नहीं खोलने देती। उसे कमरे में से रिंकू की आवाज आती है। वो तो अब किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। कमरे के अंदर चुड़ैल और रिंकू को देखकर रीना और मनोज की सांसें अटक जाती हैं। मुझे पता था मेरे ऐसा करने से कोई ना कोई दरवाजा खोलेगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। और मुझे उस दादी से अपनी मौत का बदला भी लेना है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। और ये तुम मेरी दादी को लेके क्या क्या बोली जा रही हो? दादी बताओ ना, ये आपको ऐसे लेकर क्या बोली जा रही है? अचानक वहाँ महेश भी आ जाता है और वो उस चुड़ैल के पास जाने की जिद करने लगता है। उसे उस चुड़ैल से जरा भी डर नहीं लगता। मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन। ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? कोई हमें सच सच बताओ। अब तुझे सबको सच सच बताना ही होगा। जब तू सबको सच सच बताएगी तो तभी मैं रिंकू को छोड़ूंगी, वरना मैं रिंकू को मार डालूंगी। नहीं नहीं, मैं सबको सच बताती हूँ। ये चुड़ैल महेश की होने वाली बीवी थी। मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये बहुत ही गरीब घर की थी। पर महेश ने मेरे खिलाफ जाकर शादी कर ली, और मैंने एक दिन मौका देखकर इसे इसके ही कमरे में आग जलाकर मार दिया। तभी वहाँ महेश आ गया और उसने सब देख लिया। उस दिन से महेश पागल हो गया। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं दादी? सब लोग उस दादी को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। चुड़ैल रिंकू को छोड़ देती है। उसका मकसद तो सबके सामने सच लाना होता है, जो वो कर देती है।